हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट के सेकेंड पार्ट। अभी तक हमने आर्टिकल 54 तक पढ़ा था। अब हमें मेनली 55 से 61 तक पढ़ना है और बच गया हमारा। ठीक है, जो राष्ट्रपति का हमारा आर्टिकल 55 है। आर्टिकल 55 में क्या है कि निर्वाचन की जो रीति है उसके बारे में बताया गया है। इसमें यह बताया गया कि किस पद्धति से हमारा राष्ट्रपति चुनाव होगा। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वह अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमित मत, आपको कोई भी ऑप्शन आ सकता है, एकल संक्रमित मत या एकल स्थानांतरण मत के द्वारा होगा। यह कौन बोलता है? यह आर्टिकल 55 बोलता है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वह अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा या अनुसार एकल संक्रमित मत या एकल स्थानांतरण मत के द्वारा होगा। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वह अप्रत्यक्ष चुनाव होता है और जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वह गुप्त मतपत्र द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। आपको पता होगा कि हम लोग डायरेक्ट, जो हम लोग पीपल हैं, इंडिया के जो जनता है, डायरेक्ट उसको इलेक्ट नहीं करते हैं। किसको? प्रेसिडेंट को। तो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एमएलए, एमपी, वो इलेक्ट करते हैं। ठीक है, और गुप्त मतपत्र द्वारा चुना जाता है। ठीक है, और इसमें वरीयता मत पद्धति द्वारा होता है। वरीयता मत पद्धति क्या है कि मान लो कि राष्ट्रपति पर जो सीट है उसके लिए दो आदमी खड़ा होता है, ए और बी। ठीक है, और हम 100 एमएलए एमपी हैं। ठीक है, तो हमारा क्या है, एक एमपी क्या करता है, दोनों को वोट देगा, लेकिन क्या होता है इसमें रेफरेंस दिया जाता है कि आप फर्स्ट किसको दोगे। ठीक है, वरीयता पद्धति इसी को होते हैं। एक एमपी है जो कहता है कि पहला जो प्रेसिडेंट हम बनाना चाहते हैं वो बी को मानना चाहते हैं, यानी 1 नंबर इसको दिया, दूसरा रेफरेंस ए को दिया। ठीक है, अब दूसरा एमपी या एमएलए जो होगा वो कहेगा कि हम जो फर्स्ट प्रेफरेंस है, गुप्त मत होता है, ऐसा मैं बता रहा हूं, सिर्फ उस एक फर्स्ट रेफरेंस ए को देता हूं और दूसरा ये नहीं बने तो ये बने। ठीक है, ऐसा ही होता है। और इसमें देखा जाता है पहले 50+1 किसका आता है, ठीक है, उसके बाद होता है। ठीक है, इसमें बहुत लॉन्ग प्रोसेस है तो उसको उतना डिस्कस नहीं करेंगे। चलते हैं आर्टिकल 56 पे। आर्टिकल 56 हम पढ़ेंगे। अभी तक हमने आर्टिकल 55 तक पढ़ लिया है। आर्टिकल 56 कहता है पद अवधि के बारे में, पद का अवधि कितना दिन का होगा नहीं होगा उसके बारे में। ठीक है, तो राष्ट्रपति का जो पद होता है वह 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। और इसमें क्या है कि जब से आप नॉमिनेशन कराए तब से नहीं चुना जाता है। आपको ये पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति का पद कब से 5 वर्ष, कभी ऑप्शन में होगा कि नॉमिनेशन फर्स्ट, दूसरा शपथ, तीसरा इलेक्शन, चौथा और भी कुछ हो सकता है। तो जब से हम शपथ लेते हैं, पद ग्रहण करते हैं, तब से 5 वर्ष, ठीक है, उस समय से 5 वर्ष की अवधि तक हम जो भी राष्ट्रपति होंगे पद ग्रहण करेंगे। नॉमिनेशन से इसे कोई मतलब नहीं है, जब से पद ग्रहण किए तब वो राष्ट्रपति बने। ठीक है, जीत गए वो तब भी राष्ट्रपति नहीं बने, जब शपथ ग्रहण कर लेते हैं तब जाके वह राष्ट्रपति बनते हैं। तो पद ग्रहण के बाद शपथ के तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे कौन? राष्ट्रपति। यदि उन्हें अपना त्यागपत्र अगर देना होगा तो किसे देंगे? उपराष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, और राष्ट्रपति ये भी एक होता है कि मान लो कि उनका अवधि समाप्त हो जाता है, ठीक है, लेकिन दूसरा उनका उत्तराधिकारी अभी तक इलेक्शन अभी नहीं हुआ है किसी कारणवश, तो वही राष्ट्रपति उस पद पे बना रहेगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। ठीक है, यानी नेक्स्ट जब तक 5 वर्ष तो है कि शपथ के बाद आप 5 वर्ष रहेंगे। ठीक है, एक दिन भी पहले आपको नहीं हटाया जाएगा, लेकिन नेक्स्ट जो इलेक्शन होगा, नेक्स्ट जो प्रेसिडेंट बनेंगे, ठीक है, तो वह जब तक शपथ नहीं लेते हैं तब तक आप रह सकते हैं, जो पिछला राष्ट्रपति है वो। ठीक है, चलते हैं आर्टिकल 57 पे।
तो आर्टिकल 57 क्या कहता है हम वो देखते हैं। आर्टिकल 57 है पूर्ण निर्वाचन के लिए प्रापात, यानी पूर्ण यानी फिर से, ठीक है, पूर्ण निर्वाचन के लिए प्रापात। दोबारा राष्ट्रपति कौन बन सकता है, नहीं बन सकता है, क्या लिमिटेशन है, नहीं है, वो देखेंगे। अगर आप एक भारतीय नागरिक हैं, ठीक है, और राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वह आप जो है ना अनेकों बार, उसका लिमिटेशन नहीं है कि आप 2 बार बन गए, 3 बार बन गए तो उसके बाद आप नहीं बन सकते हैं, ठीक है। या ये नहीं कि आपका 60 वर्ष हो गया है, 80 वर्ष हो गया, 100-150 वर्ष हो गया, कोई लिमिटेशन, ना ही एज का लिमिटेशन है ना टाइमिंग का, कितना बार आपको राष्ट्रीय पद पे खड़ा होना है, जितना है बन सकते हैं आप, जितना बार बन सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो भारतीय नागरिक, एक भारतीय नागरिक राष्ट्रपति पद के लिए अनेकों बार खड़ा हो सकता है या बन सकता है, नो लिमिटेशन, ठीक है, नो एज लिमिटेशन, एज लिमिटेशन भी नहीं है, ओके, कि आपका मैक्सिमम एज 70 होगा तो आपको रिटायर कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक मैंने नोट में इंपॉर्टेंट चीज लिखा दिया है कि जो यूएसए है, ठीक है, यूएसए में एक व्यक्ति अधिकतम सिर्फ 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, उससे ज्यादा नहीं बन सकता है, ओके। तो आर्टिकल हमारा 57 भी हो गया, चलते हैं आर्टिकल 58 पे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति अनुच्छेद 58। इसमें क्या डील करता है, योग्यता के बारे में, कि आप अगर राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा होना है आपको, तो आप में क्या योग्यता होना चाहिए, क्या होना चाहिए आप में। पहला नंबर कि आप भारतीय नागरिक हो, दूसरा कि 35 वर्ष आपका पूरा हो चुका। अगर आप 34 वर्ष 11 महीने 29 या 30 दिन के अगर भी होंगे, अगर आपका पूरा नहीं हुआ होगा 35 वर्ष, तो आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है, आप राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा नहीं हो सकते हो। 35 पूर्ण चुका होना चाहिए, ठीक है। और थर्ड पॉइंट, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। लोकसभा सदस्य हो या नहीं उससे कोई मतलब नहीं है, उसके सदस्य बनने की योग्यता उनमें हो, ठीक है। किसी भी लाभकारी पद पर आसीन नहीं होंगे जो भी राष्ट्रपति पद के लिए खड़े होंगे, ठीक है। और मैंने पिछले ही आर्टिकल में बता दिया था कि एज लिमिटेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए। तो अधिकतम उम्र सीमा तय नहीं है, किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। तो आर्टिकल चलते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल। अब हम लोग अनुच्छेद 59 पढ़ेंगे, राष्ट्रपति पद के लिए शर्त। अगर आप राष्ट्रपति पद के लिए जाते हैं, अगर राष्ट्रपति हैं, तो आप किसी भी सदन, या आप राज्यसभा की सदन हो या लोकसभा या विधानसभा, यानी संसद के कोई भी सदन या राष्ट्र विधानमंडल के दोनों में से कोई भी सदन, या विधानसभा हो या विधान परिषद, आप उसके सदस्य नहीं होंगे, ठीक है। अगर होंगे, अगर राष्ट्रपति पद के लिए आएंगे, राष्ट्रपति बनेंगे, तो आपको उस पद का सदस्य, उस सदन का सदस्य नहीं माना जाएगा, ठीक है। दूसरा, राष्ट्रपति अन्य कोई लाभकारी पद पे ग्रहण नहीं करेंगे। अगर राष्ट्रपति हैं तो कोई भी अन्य जो लाभकारी पद है उसको आप ग्रहण नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि हम राष्ट्रपति बनेंगे और राज्यसभा या लोकसभा या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी लाभकारी पद पे सत्तासीन होंगे, मतलब उस पे हम पद पे बने रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। आप सिर्फ राष्ट्रपति ही रहेंगे, ऐसा नहीं कि 2 पद पे हम रहेंगे, ठीक है। राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते उनके पद अवधि के दौरान कम नहीं किया जाएगा। उनका जो भत्ता होगा, उनका जो उपलब्धियां होता है, अगर आप इलेक्शन में जीत गए उसके दौरान उस समय जो भत्ते हैं, जो उपलब्धियां राष्ट्रपति को दिया जाती है, ठीक है, तो जो दिए जाते हैं उससे कम नहीं किया जा सकता उनके कार्य अवधि के दौरान, पद अवधि को या कार्य अवधि के दौरान, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रपति बिना किराया दिए अपने शासकीय निवासों का हकदार होगा। और इसको समझने वाली बात है, इसमें 2 पॉइंट में समझाने वाली बात करूंगा कि जो नॉमिनेशन होता है राष्ट्रपति के इलेक्शन से पहले, नॉमिनेशन राष्ट्रपति पद के लिए, उसमें जो राष्ट्रपति पद के लिए इलेक्शन नॉमिनेशन कराते हैं उनको 15,000 जमानत राशि के रूप में उन्हें जमा करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि आप अगर मान लो कि राष्ट्रपति नहीं बने, आपने एक वर्ड सुना होगा, जमानत जब्त हो गया, या आप पंचायती राज व्यवस्था में कहो, जो इलेक्शन होता है उसमें, या एमएलए एमपी किसी में बोलो, या किसी भी इलेक्शन में, उसमें जमानत राशि जमा किया जाता है। कभी कभी आपके कान तक ही आवाज़ आएगी कि उनको उस एमएलए का जमानत जब्त हो गया। कैसे हो जाता है, तो राष्ट्रपति में क्या होता है,
किसी भी इलेक्शन में एक होता है कि इतना मत आप लाएंगे, नहीं तो आपको क्या क्या कर लिया जाएगा, आपका जमानत राशि जो है जब्त कर लिया जाएगा। इसी में क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट होता है, टोटल इलेक्शन का, टोटल वोट का 1/6 मत, ठीक है, इतना मत अगर आप कोई भी प्रेसिडेंट नहीं लाते हैं तो उनका जो 15,000 रुपया है, उनका जमानत जो राशि है उसे जब्त कर लिया जाएगा, उनको रिटर्न नहीं किया जाएगा। अगर इससे अगर कोई भी ज़्यादा लाता है जो, ठीक है, वो उसको रिटर्न कर दिया जाता है। अगर राष्ट्रपति बने या नहीं बने उससे कोई मतलब नहीं है, आपको 1/6 जो मत है वो मिलना चाहिए। अगर नहीं मिला तो आपकी जो 15,000 की राशि है जमानत के रूप में, उसे जब्त कर लिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं समझाऊंगा कि आपको पता है कि भारत की जनसंख्या बहुत है, ठीक है। दूसरा कि मैंने इससे पहले बताया था कि आर्टिकल 58, ठीक है, आर्टिकल 58 में क्या है कि आप योग्यता के बारे में उसमें बताया गया है, ठीक है। तो योग्यता में तो भाई हम भी एलिजिबल हैं कि भारत के एक नागरिक हैं। यहाँ पे 60% ऐसे पीपल हैं जो भारत के नागरिक हैं। नहीं, भारत के नागरिक तो सब हैं, ठीक है, भारत के नागरिक वाले तो बहुत सारे हैं। अब देखो 35 वर्ष वाले भी बहुत सारे हैं, अधिकतम उम्र सीमा है ही नहीं इसमें, ठीक है। और किसी भी लाभकारी पद पे तो बहुत सारे युवा हैं ही नहीं जो 35 साल के ऊपर भी हैं, फिर भी बेरोजगार पड़े हुए हैं। तो वो भी भारत के राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा होगा? नहीं हो सकता ना। एक इसमें प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है वो समझते हैं। देखो, जब नॉमिनेशन के लिए जाते हैं, ठीक है, उस समय दो चीज़ की मांग होती है। क्या चीज़ की मांग होती है? दो चीज़, वो समझेंगे। पहला नंबर, आपको पता होगा, मैंने बताया कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन में भाग लेते हैं उसे निर्वाचक मंडल बोलते हैं, ठीक है। तो जब आप नॉमिनेशन करवाते हैं उस समय 50 निर्वाचक मंडल के सदस्य, या एमपी हो या एमएलए, 50 निर्वाचक मंडल के सदस्य प्रस्तावक बनने चाहिए और 50 निर्वाचक मंडल के सदस्य अनुमोदक बनना चाहिए, ठीक है, अनुमोदक बनना चाहिए, तभी आपका नॉमिनेशन होगा, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा रीजन है। ऐसा नहीं कि हम 35 साल के हो गए, भारत के नागरिक हैं, तो हम भी जाके प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े हो गए। हाँ, अगर आपके पास 50 निर्वाचन मंडल अनुमोदक हों, 50 निर्वाचन मंडल के सदस्य प्रस्तावक हों, तब जाके आपका नॉमिनेशन हो सकता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 आपको इजी तरह से याद रखना है। चलते हैं। तो आर्टिकल 60 हमारा शपथ के बारे में, 60 शपथ ऐसे आराम से याद रख लोगे इसे, 60 शपथ, ठीक है। तो राष्ट्रपति जो बनते हैं उनका जो शपथ दिलाने वाला होता है वो होता है कौन? मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति को। यहां देखो, मैंने नोट में एक चीज लिखा दिया, अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है भारत के, उनकी अनुपस्थिति हो, तो सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वह शपथ दिलाते हैं किसको? राष्ट्रपति को, ठीक है। बस 60 यही कहता है शपथ के बारे में, ठीक है। अब 61 एंड लास्ट, आर्टिकल 61 जो बात करता है महाभियोग की बात करता है। महाभियोग जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इम्पीचमेंट। आपको बता दें, प्रेसिडेंट पद के लिए कभी भी रिमूव वर्ड का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। हटाना का जो वो शब्द है उससे भी यूज नहीं करेंगे। महाभियोग ये होता है, इंग्लिश का वर्ड जो है सिर्फ इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट के लिए ही यूज करेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 61, अगर राष्ट्रपति संविधान के नियम के विरुद्ध काम करते हैं, यानी संविधान का उल्लंघन करते हैं, तो उनके खिलाफ संसद में महाभियोग लाया जा सकता है। अब महाभियोग किस संसद के किस सदन में लाया सकता है? यह जो महाभियोग है यह संसद के किसी भी सदन में पहले आ सकता है। ऐसा नहीं कि पहले लोकसभा में आएंगे, वहां पास होंगे, फिर राज्यसभा में जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पहले किसी भी सदन में आ सकता है। यहाँ मैंने नोट में लिखा था, यह महाभियोग संसद के किसी भी सदन में पहले आ सकता है। अब महाभियोग लाने से पहले भी रीजन, ऐसा नहीं कि हम लोगों ने महाभियोग लाया, जो मेजोरिटी मिलना चाहिए महाभियोग में वो मिल गया और प्रेसिडेंट को हटा दिए। महाभियोग लाने से पहले, यानी दोनों सदन में से किसी में भी लाने से पहले 14 दिन पहले, ठीक है, संसद के जो अध्यक्ष होते हैं वह नोटिफिकेशन भेजते हैं। 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना भेजा जाता है। अगर वह अपना त्याग पत्र खुद देते हैं तो उनके विरुद्ध महाभियोग नहीं लाया जाता है, ठीक है। तो महाभियोग में भी ऐसा नहीं है कि 5-7 सदस्य दे दिए
मंजूरी तो चला गया, फिर वो महाभियोग हो जाएगा और राष्ट्रपति पद से हट जाएंगे, ऐसा नहीं है, उसमें भी मेजोरिटी लगती है। सो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपके लिए क्वेश्चन है कि किस भाग में मौलिक अधिकार के बारे में वर्णन है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और मौलिक अधिकार जो है आर्टिकल कितना से कितना तक है, ठीक है। तो वीडियो में साथ करते हैं। जय हिंद, जय भारत।